सामंतवादी लोग हैं और वही मनुवादी लोग हैं जिनकी वजह से आज तक इस देश का न आदिवासी, न दलित, न पिछड़ा आगे आ पा रहा है। ये वीडियो सुना आपने, जो पहला वीडियो सुना वो केशव प्रसाद मौर्य हैं, जो यूपी के डिप्टी सीएम हैं। कैसे एक आदमी गुहार लगा रहा है, लाचार हूँ, बेबस हूँ, भूखमरी है। दूसरा वीडियो जो आपने सुना वो विधानसभा का वीडियो है, विधानसभा का। झारखंड विधानसभा में हेमंत सोरेन ने कहा कि इस देश के जातिवादी, मनुवादी लोग नहीं चाहते हैं कि दलित, आदिवासी, पिछड़ा इस देश में और अल्पसंख्यक सत्ता में आए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। चलिए, संसद से लेकर विधानसभा तक कम से कम मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी शब्द पहुंच तो गया। आप सोचिए, तीन पहले बड़ी खबर आपको बता दूं, उसके बाद वीडियो दिखाऊंगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि इंग्लैंड से आप बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई, इसका गुणगान मत कीजिए, ये बताइए कि इंग्लैंड में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, इंग्लैंड के लोग कितने खुशहाल हैं। आकाश आनंद ने ट्वीट किया है 2011 में भारत तीसरा दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था था। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरे नंबर पर थी और आज इंग्लैंड से ऊपर आकर 5वें नंबर की है। तो नफा हुआ कि नुकसान? चलिए, बात इंग्लैंड की है तो एक और बात बता दे रहा हूं। ऋषि सुनक गाय की पूजा कर रहे थे। घोर जातिवादी, मनुवादी ये आदमी, आपको पता है इसके जड़ नश नश में ब्राह्मणवाद है। लेकिन सोचिए, इंग्लैंड के लोगों ने इसको नकार दिया, दुत्कार दिया और प्रधानमंत्री की रेस से ये बाहर हो गया। ये नारायण मूर्ति का दामाद है। ये जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद और क्रमकांड का प्रतीक है आदमी। अब आप हम ये मत कहिएगा कि भारतीय होकर एक भारतीय की असफलता पर खुश होते हो। बिल्कुल, आप सोचिए कैसा मुल्क चाहते हैं आप। कौन है भारत में जो इंग्लैंड, लंदन और अमेरिका जाके पढ़ना नहीं चाहता है, बसना नहीं चाहता है? झूठ मत बोलिएगा, सीने पर हाथ रख के कहिए। जो लोग कल तक कहते थे कि समुंदर लांघना पाप है, हर साल 2 लाख लोग विदेश की नागरिकता ले रहे हैं। कहां रह रहा है विजय माल्या? कहां रह रहा है मेहुल चौकसी? कहां रह रहा है नीरव मोदी? मैं चाहता हूं कि भारत इंग्लैंड से भी सुंदर देश बने, लेकिन ऋषि सुनक इंग्लैंड को भारत बनाना चाहते थे और लोगों ने नकार दिया। आप सोचिए, ये मत कहिएगा कि मैं राष्ट्रवादी नहीं हूं। राष्ट्रवादी का मतलब होता है इंग्लैंड से बेहतर मुल्क बनाना। आप सोचिए, आपका नहीं चाहते आपका बच्चा विदेश जाकर पढ़े, विदेश में सेटल हो जाए? कौन लोग हैं जो सेखी बघाड़ते हैं कि हमारा बच्चा विदेश में है, रिश्तेदार विदेश में है, चाचा फूफा विदेश में है? और कौन लोग बच्चे को विदेश भेज रहे हैं उसका भी लिस्ट निकलवा लीजिए। उसी कड़ी में थे ऋषि सुनक। दूसरी बड़ी खबर, प्रधानमंत्री ने राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रख दिया है। इससे पहले उन्होंने 7RCR का नाम, प्रधानमंत्री आवास का नाम भी बदल दिया था। नाम बदलवा लीजिए इस प्रधानमंत्री से, काम मत करिए। नाम बदलने में कुछ लगता है क्या? हमारे यहाँ इसको कहते हैं फफर दलाली। फफर दलाली मतलब मुंह से बोलने में कुछ लगता है क्या? मैं खेत में जाके बोल दूं कि धान पैदा हो जाओ, पैदा हो जाएगा? मैं खेत का नाम सोने की खान रख दूं, खेत से सोना निकलने लगेगा क्या? सोना निकालने के लिए खेत जोतना पड़ेगा, हल चलाना पड़ेगा, खाद बीज देना पड़ेगा, सिंचाई करनी पड़ेगी, उसको कड़ी धूप में फसल काट कर लाना पड़ेगा, फिर से उसकी निराई करनी पड़ेगी, तब जाके उससे सोना निकलता है। नाम बदलने से खेत का नाम सोना का खदान रख दीजिए, हीरे का खदान रख दीजिए, कोयले का खदान रख दीजिए, आ जाएगा क्या? एक बड़ा सगुफा। इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो 2 काम करते हैं, भाषण देना, दूसरा नाम बदलना, और तीसरा धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करना। और अगर इससे देश का भला होता तो इंग्लैंड के लोग ऋषि सुनक को चुनते, जो दिन रात वहां कर्मकांड करता है। सोचिए, आप सोचिएगा कभी। ये वो सवाल है जिसे सरकार की नसें
फटती है। ये वो सवाल है जो बीजेपी समर्थकों की आंखों की किरकिरी बनती है। ये वो सवाल है जो आपके बच्चे को रोजगार से दूर किए हुए है। ये वो सवाल है जो आपके बच्चे के रोजगार के लिए नाम बदलने का खेल चल रहा है। जिस इंडिया गेट पर आप जाते थे, पिकनिक मनाते थे, चटाई रखते थे, घूमते थे, उसको मॉडिफाई कर दिया गया। आप ही के पैसे से 20,000 करोड़ लगाकर सेंट्रल विस्टा, प्रधानमंत्री का नया घर, नया सेक्रेटेरिएट, उपराष्ट्रपति का नया घर, लेकिन अब आप वहां टिक नहीं पाएंगे। 90 से ज्यादा गार्ड रहेंगे। आपको चोर समझा जा रहा है कि आप अपने ही राष्ट्र की संपत्ति, राष्ट्रीय धरोहर की चोरी कर लेंगे, इसलिए सरकार आप पर भरोसा नहीं करती है। अब आप वहां घूम तो सकते हैं, हो सकता है टैक्स भी लगा दिया जाए। नया जो ब्रिज बना है रिवर फ्रंट पर अहमदाबाद में, उस पर पैदल चलने वालों के लिए पैसे लगेंगे। ये सब चल रहा है और कोई टीवी अखबार वाला नहीं बताएगा। मेरी कोशिश है कि आपको बताऊं। तो सोचिए, प्रधानमंत्री 7 आरसीआ का नाम लोक कल्याण मार्ग रखा गया था, भला हो गया। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रखा जा रहा है, देखते हैं क्या होता है। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज। ये नाम की जो राजनीति है ना, ये ठीक वैसे ही है जैसे जाति की सिंबॉलिक राजनीति हो रही है कि दलित राष्ट्रपति, फिर आदिवासी राष्ट्रपति, फिर किसान समाज से ओबीसी समाज का उपराष्ट्रपति, लेकिन काम किसी और का होगा। और ये सब सख्त सवाल हैं जो पूछा जाना चाहिए कि किसका विकास हो रहा है, कौन गरीब लाचार बेबस मजदूर है, किसको स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए। आपके बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, आपके पास हेल्थ सिस्टम नहीं है, आपकी नौकरियां जा रही है, लोगों के घर में खाना नहीं है, चरम पर बेरोजगारी है, दहशत का माहौल है, और आप नाम बदल रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, एक पत्रकार का काम होता है सच को सच और गलत को गलत बताना। पत्रकार का यह भी काम होता है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। अगर कोई कह दे, विपक्ष कहे कि बारिश नहीं हो रही है, सत्ता कहे कि बारिश हो रही है, तो पत्रकार का काम है कि जाके घटनास्थल पर बताए कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो कौन झूठ बोल रहा है, ये भी काम होता है। तो लगातार नाम बदलने के नाम पर खेल चल रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं, हिंग लगे न हरदी रंग चोखा। नाम बदलने से किसी का भला हो जाएगा, नाम बदल लेने से दिल्ली जो है पॉल्यूशन मुक्त हो जाएगा, नाम बदलने से दिल्ली की यमुना साफ हो जाएगी, नाम बदलने से आपको रोजगार मिल जाएगा, नाम बदलने से ट्रैफिक ठीक हो जाएगा, नाम बदलने से इकोनॉमी ठीक हो जाएगी, नाम बदलने से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, नाम बदलने से गरीबी खत्म हो जाएगी, नाम बदलने से स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे, नाम बदलने से आपके बच्चों को नौकरियां मिलने लगेगी, नाम बदलने से चीन का घुसपैठ कम हो जाएगा, नाम बदलने से क्या इस देश का जो हालत खराब हो रही है वो ठीक हो जाएगा क्या? और इस सवाल पूछना जरूरी है। नहीं तो मैं फिर वही कह रहा हूं ना, नाम बदल के आप भारत का स्वर्गलोक कर दीजिए। अरे स्वर्गलोक बनाने के लिए काम करना पड़ता है। मैं कहा ना, अगर खेत का नाम हम सोने का खदान रख दे तो भी उस जमीन में जाके हल चलाना होगा, बीज लगाने होंगे, उसकी सिंचाई करनी होगी, निराई करनी होगी, और तब जो उससे निकलेगा वो सोना होता है, खाली सोना जो हमारा पेट भरता है। समझिए इस देश की राजनीति को। भारतीय क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों में 5 मेरिटधारी ब्राह्मण खेल रहे थे। एक सिख समुदाय के खिलाड़ी पर आरोप लगाया जा रहा है कि उसने मैच हरा दिया। नीतीश कुमार और राहुल गांधी की मुलाकात हुई है। लल्लन सिंह ने कहा कि 2 सीट वाली पार्टी 2 सीट हो सकती है अगर विपक्षी नेता अपना अहंकार और स्वार्थ छोड़ दे। नीतीश कुमार ने कहा कि 50 पर निपटाया जा सकता है बीजेपी को, बशर्ते कि विपक्षी एकजुट हो जाए। आप कल्पना कीजिए मायावती अखिलेश एक साथ लड़े, आप कल्पना कीजिए ममता बनर्जी और लेफ्ट कांग्रेस एक साथ लड़े। मैं ये स्टेट वाइज कह रहा हूं। आप कल्पना कीजिए तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके एक साथ लड़ रही है, आप कल्पना कीजिए केरल में लेफ्ट और कांग्रेस एक साथ लड़े, आप कल्पना कीजिए राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बीएसपी, ओवैसी, ये सब लोग एक साथ लड़े, बिहार में आरजेडी, नीतीश एक साथ लड़े, जेएमएम कांग्रेस एक साथ लड़े, नवीन पटनायक के साथ बाकी लोग सहयोग करें, ममता बनर्जी के साथ सहयोग करें। मैं फिर कह रहा हूं बीजेपी अगर ये नहीं करते हैं लोग, तो ये लोग आपकी मुश्किलों से
दो चार नहीं है, आप समझने की कोशिश कीजिए। ये तस्वीर देखिए, ओबीसी महासभा का दम देखिए। 4 तारीख को सागर में रैली हुई, सरकार की हवा निकल गई, शिवराज जी बैठक कर रहे हैं। 2024 में कौन होगा विपक्ष का पीएम उम्मीदवार, मीडिया सवर्ण पत्रकार जो हैं वो लड़ा रहे हैं। नीतीश को राहुल से, राहुल को नीतीश से, केजरीवाल को नीतीश से, केजरीवाल को नीतीश कुमार ने कमर कस लिया है। लाइव में आऊँगा मैं 9:30 बजे, 9:30 में लाइव पर बताऊँगा सब कुछ। तो सोचिए, नीतीश कुमार केजरीवाल से मिलेंगे, राहुल से मिल रहे हैं, सबसे मिलेंगे। लालू यादव, नीतीश कुमार में वो सलाहियत है जिस नेता को चाहे फ़ोन कर सकते हैं, एक टेबल पर बैठ सकते हैं। सोचिए, कर्नाटक में टीडीएस, कांग्रेस, मायावती सब अगर मिलकर, माफ़ कीजिएगा, जेडीयू जनता दल यूनाइटेड, और वहाँ जो जेडीएस है जनता दल सेकुलर, जो देवगौड़ा की पार्टी है, सब एक साथ लड़े तो क्या मज़ा आ जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ, नीतीश कुमार में वो सलाहियत है। हेमंत सोरेन सरकार ने विश्वास मत प्राप्त किया है, और हेमंत सोरेन का ये वीडियो सुन लीजिए, सोशल मीडिया पर वायरल है। तमिलनाडु, ये वही सामंतवादी लोग हैं और वही मनुवादी लोग हैं जिनकी वजह से आज तक इस देश का न आदिवासी, न दलित, न पिछड़ा आगे आ पा रहा। आज देश का राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला को बनाकर आदिवासी मुख्यमंत्री का सत्ता छीनने की तैयारी कर रहा है। कर्नाटक के वित्त मंत्री और बीते समय के मशहूर अंतर्राष्ट्रीय बैंकर पी त्यागराजन दिलीप मंडल से मुलाकात कर रहे हैं। दिलीप मंडल ने उनको पेरियार की किताब दी है। ये वही फाइनेंस मिनिस्टर है तमिलनाडु के जिन्होंने कहा था एक अंग्रेजी आज तक के पत्रकार राहुल कंवल के सामने कि तो भाई हम प्रधानमंत्री की बात सुने कौन, वो हैं कौन, इकोनॉमिस्ट हैं, नोबेल विनर हैं, देश की अर्थव्यवस्था ठीक कर दी है, बेरोजगारी खत्म कर दिया है, क्या किया जो उनकी बात सुने। तो सोचिए, और ये है सुनक साहब, खत्म हो गए, उनका खेल खत्म हो गया है जो मनुवाद फैला रहे थे। मनीष सिसोदिया ने खुलासा किया, सीबीआई के उस अधिकारी ने सुसाइड कर लिया जो उनकी जांच कर रहा था। उनका कहना है कि उस पर बहुत दबाव बनाया जा रहा था कि उसको फंसाइए। और ये है वो ऋषि सुनक और उनकी पत्नी की तस्वीर। इंग्लैंड ने अपने आप को गाय गोबर गौमूत्र को मानने से इनकार कर दिया और इनको प्रधानमंत्री की रेस से बाहर हो गया है। पहले से रेस कोर्स रोड लोक कल्याण मार्ग बना, अब राजपथ कर्तव्य पथ हो चला है। लेकिन आज की सबसे बड़ी चुनौती मसलन बेरोजगारी, भूख, भ्रष्टाचार, गरीबी, पत्रकार की गिरफ्तारी, ये सब कब बंद होगा, सामाजिक सौहार्द, ये सब मनोज झा ने पूछा है। और ये तस्वीर देखिए, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में डॉक्टर के सामने बैठे मरीज को अचानक हार्ट अटैक आया, डॉक्टर ने ठीक कर दिया। आप तय कीजिए कि आपको मंदिर चाहिए या अस्पताल चाहिए, आपको शिक्षा चाहिए या शहरों का नाम बदलना चाहिए। और ब्रिटेन की इकोनॉमी से बराबरी से पहले प्रति व्यक्ति आय, भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी से तुलना करो, मायावती ने भी आज यही बात कहा है। और 17 सितंबर को प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। हंसराज मीना ने कहा है कि इस बार फिर से इसको तीसरा राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाएंगे। पिछली बार बहुत किरकिरी हुई थी प्रधानमंत्री की। शाहजहांपुर में एक शेड्यूल कास्ट के बच्चे को, दलित परिवार पर हमला, मासूम बच्चे की मौत, कोई सुनने वाला नहीं है। तो सोचिए, ये चल रहा है। और गजब, दिलीप मंडल ने फिर से वही वीडियो शेयर किया है। और 2011 में ये वीडियो देखिए जो बहुत ज़्यादा लाजमी है। 2011 में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का जश्न मना रहे हैं। लेकिन 2014 के 8% विकास दर हासिल नहीं कर पा रहे हैं। लगातार गिरती अर्थव्यवस्था और आर्थिक समानता का कोई जवाब नहीं है इस सरकार के पास। मायावती जी ने जो ट्वीट किया उसके थ्रीड को पढ़िए, तो थ्रीड किया उन्होंने। ब्रिटेन के लोगों की प्रति व्यक्ति आय भारत के लोगों से करीब 20 गुना ज़्यादा है, जिसकी बराबरी कर पाने में देश की गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा जैसी दुखद समस्याओं को दूर करने में मदद मिलेगी। देश के अधिकतर आबादी गरीबी के निम्न आय वर्ग से पिछड़ा, जिसकी सही चिंता जरूरी है। मायावती जी बहुत सधे अंदाज में हमला करती हैं। भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन के पीछे छोड़कर विश्व में 5वीं सबसे अर्थव्यवस्था बन गई है। किंतु यह संतोष की बात तब होगी जब यहाँ लगभग 140 करोड़ लोगों के गरीब जीवन में आवश्यक सुधार को प्रदर्शित करने वाले आंकड़े जैसे प्रति व्यक्ति आय में तुलनीय वृद्धि होती है। आप सोचिए, इंग्लैंड ने गाय गोबर गौमूत्र को नकार दिया है। हमारे जितने विदेश से दोस्त आते हैं वो कहते हैं कि यहाँ के मनुवादी जब विदेश जाते हैं तो अपने सूटकेस में जातिवाद भी ले जाते हैं। इसलिए सिस्को, एप्पल, कॉलेज यूनिवर्सिटी,
तमाम बड़ी कंपनियों में, गूगल जैसी कंपनियों में जातिवाद के खिलाफ कानून बन रहे हैं। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।